चलते हैं मुंबई अपने सहयोगी के पास। जी पारस, आपके साथ जो मेहमान हैं, कि किस तरह की कमी है मुंबई शहर में, क्या सुधारने की जरूरत है? जी बिल्कुल, प्रभु साहब हमारे साथ हैं। हम पहले भी उनसे बात कर रहे थे इस पूरे मुद्दे को लेकर कि किस तरीके से हर साल मुंबई में बारिश होती है और बारिश होने के बाद ऐसे हालात हो जाते हैं कि लोग अपने घर से नहीं निकल पाते हैं, जल जमाव की स्थिति बन जाती है। प्रभु साहब, क्या सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मुंबई में है? क्योंकि हर साल बारिश होती है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है, लोगों के लिए दिक्कतों का माहौल बन जाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुंबई में टाउन प्लानिंग को लेकर करनी चाहिए, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो टाउन प्लानिंग को लेकर मुंबई में कमी है जिसकी वजह से हर बारिश में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है? नहीं, अभी टाउन प्लानिंग के हिसाब से ओपन स्पेसेस होने चाहिए, लेकिन ओपन स्पेसेस तो है नहीं। मैं समझता हूँ पूरे विश्व में मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे 1000 पॉपुलेशन के पीछे सबसे कम ओपन स्पेसेस है। तो गार्डन, प्लेग्राउंड, तालाब वगैरह जो भी रखने चाहिए वो रखे नहीं। और समुंदर में भी रिक्लेमेशन लगातार बना रहा। तो टाउन प्लानिंग के कोई नियम मुंबई में पाले नहीं गए, इसके लिए ये दिक्कत है। अब दिक्कत तो आ गई है। अब ज़मीन का 1 इंच भी बचा नहीं है कि ऐसी ज़मीन रखें कि जिसमें से ज़मीन के अंदर पानी चला जाए। तो अब सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि पानी जहाँ पे गिर रहा है उसको किसी भी तरह से जमने नहीं दें। तो ज़मीन के नीचे रिजर्वायर बनाए बनाए गए हैं जिसमें वो पानी चले जाता है, और फिर जब बरसात कुछ कम होती है तो वो रिजर्वायर से वो पानी समुंदर में फेंका जाता है। यही अब एक तरीका बचा हुआ है। वरना इमारत लंबी की लंबी, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी इमारतें बनती जा रही है, जिससे जो बादल है वो मुंबई के ऊपर निकल नहीं जाते। पहले तो निकल जाते थे, अभी इतनी ऊंची बिल्डिंगें हैं कि वो बादलों को रोक के और ज़्यादा बरसात बरसा रही हैं। और उस पानी को जाने के लिए जब तक आप मैकेनिकल तौर पर कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं करेंगे तब तक दिक्कत तो कुछ हद तक रहेगी ही। लेकिन अब ये तय हुआ है और अब इसका अमल भी हुआ है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा बरसेगा तो कुछ देर तक शायद पानी रहे, लेकिन 5 या 10 मिनट में उस पानी को किसी भी तरह से उसको निकला जाए, ऐसी व्यवस्था अब करने की कोशिश है। तो पारस बात कर रहे थे वहाँ पर मौजूद टाउन प्लानर से, जिन्होंने कहा कि इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो शहरी इलाकों में भी बने रहें और फिर कोशिश रहे कि उनको नुकसान ना पहुँचे। ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ एक उसके दूसरे पहलू पे भी अब हम बात करेंगे, जिसमें कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रांसपोर्ट का। हमें से बहुत से लोग जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगल की आग, चक्रवात, बाढ़ की बढ़ती घटनाओं को काबू में करने की अपनी अक्षमता का रोना रोते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने स्तर पर इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की एक बहुत बड़ी वजह है पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ। परिवहन से दुनिया का 20% उत्सर्जन जो है, कार्बन एमिशन है, वो होता है। परिवहन को कार्बन मुक्त करने के लिए इसके एमिशन में कटौती का एक आसान तरीका है कि पेट्रोल से चलने वाली कारों के बदले ट्रेन, साइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल हो। जहां तक संभव हो पैदल चलकर आना जाना करें, या सबसे शून्य उत्सर्जन वाला ट्रांसपोर्ट। इसलिए अब हमें ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ अपने कदम और तेजी से बढ़ाने होंगे। जी, और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान अमित भट्ट हैं, एमडी आईसीसीटी इंडिया के, और साथ ही तरुण शर्मा, प्रेसिडेंट वर्ल्ड विजर्ड मोबिलिटी के। और आप दोनों का स्वागत है हमारे इस टेलीथॉन से जुड़ने के लिए। अमित, मैं अगर आपसे शुरू करूं, ऑप्शंस हैं मार्केट में, लेकिन क्या ऑप्शंस आम उपभोक्ता अडॉप्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ रही है क्या वाकई? मांग बढ़ रही है, लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका मेजर कारण ये है कि अभी भी कॉस्ट व्हीकल्स की ज़्यादा है। तो हालांकि लाइफ साइकिल कॉस्ट में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चीप होते हैं, लेकिन जब आदमी कोई गाड़ी खरीदता है वो लाइफ साइकिल तो उतनी नहीं देखता है, वो देखता है कि मुझे अभी कितना पैसा देना पड़ेगा। तो अपफ्रंट कॉस्ट इन व्हीकल्स की अभी ज़्यादा है, इसलिए उतना ज़्यादा स्केल अप नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे इसकी कॉस्ट कम्पेटिटिव होती जाएगी,
स्केलिंग अप उसकी बेटर तो होगी। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इस वक्त जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि इस तरह के व्हीकल्स की कीमतें कम हो ताकि मार्केट में अवेलेबल मांग बढ़े इसकी? बिल्कुल, मांग बढ़ने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक होता है कि आप गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज करें, जो कि हम ईवी पॉलिसीज़ में देखते हैं, और लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सारे व्हीकल को सब्सिडाइज कर दें। तो उसके लिए दूसरा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो है फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स। तो यूरोप या यूएस में क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी टेल पाइप से जो निकलेगा धुआं, उसको हम रेगुलेट करेंगे। तो अगर अब उसको हम टाइटन करते हैं तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं गाड़ियों के, वो और क्लीन और ग्रीन व्हीकल्स लेके आते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हो या हाइब्रिड हो, फिर वो उसको सेल करते हैं। तो हमें इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने चाहिए। जैसे अभी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड लाया है कार के लिए, काफ़ी स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड प्रपोज किए हैं। अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा। जी, तरुण जी भी हमारे साथ हैं। पर तरुण जी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के? ये भी लोग कहते हैं कि आप चलें पैदल, तो पैदल चले कैसे जब शहरों में चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ्स नहीं बनते हैं। जो बेसिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसके बाद आती है। लोग अगर चलना चाहें 1 किलोमीटर भी, तो चलने की जगह नहीं है। तो जो हमारी सिटीज़ डिज़ाइन हो रही हैं, उसके बारे में क्या सुझाव होगा आपका? देखिए, आज की डेट में पोल्यूशन एक रियल इश्यूज है, और आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप जो अर्बनाइजेशन है उसको भी स्टॉप नहीं कर सकते। लाइकवाइज जैसे आप बोल रहे हैं कि सिटीज में चलने की जगह नहीं है, दैट्स बिकमिंग ए रियल प्रॉब्लम। बट कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे रिपोर्ट्स हैं उसमें 40% जो पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन का जो इशू है वो 40% व्हीकल से आ रहा है। सो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो आज की डेट में जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल जो यूज कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कम से कम करें। और ईवी एक एक सोल्यूशन है। उसके अलावा डेफिनेटली जो वाटर कंजर्वेशन है उस पर हमें देखना पड़ेगा। जो जो लोकलाइजेशन है, जितने भी पार्ट्स हम लोग बना रहे हैं, या सस्टेनेबल वे में हम इसको जो हमारी व्हीकल्स हैं उसको यूज़ करें, वो एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। हमारी तरफ से हमारी कंपनी की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव हमारा ये है कि हम CO2 एमिशन को कम करें। बिकॉज जो गवर्नमेंट की भी बात है, जैसे गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि बाय 2030 अगर 30% ईवी पेनिट्रेशन हो जाता है, सो आई थिंक उससे अप्रॉक्सीमेटली 18% तो CO2 का एमिशन जो है ऑलरेडी कम हो जाएगा। बट ईवी पेनिट्रेशन ही क्या सोल्यूशन है? क्योंकि लिथियम बैटरीज की भी अब तो बहुत चर्चा होती है, दैट इज अनदर लेवल ऑफ पोल्यूशन। तो हमने एक और रिसर्च की पब्लिक थी, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बढ़ानी नहीं चाहिए। तो 3 स्ट्रैटेजी अभी जो निकली हैं जो बोलती हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की। एक होती है अवॉइड, शिफ्ट और इम्प्रूव। सो अवॉइड होती है आपकी अर्बन प्लानिंग। तो जैसे दिल्ली में आप देखें कि हर आदमी जो द्वारका में रहता है वो गुड़गांव या दिल्ली काम करने आता है, वो द्वारका में ही काम क्यों नहीं करता है? तो हमें लैंड यूज को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ताकि लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ना ट्रैवल करना पड़े। या वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, लेकिन कुछ सेगमेंट है जहाँ वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, उनको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। तो एक अवॉइड जो अर्बन प्लानिंग का है। सेकंड है शिफ्ट। हमारा फोकस, हमारा पैसा वॉकिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहिए। तो हम काफ़ी अच्छा मेट्रो में कर रहे हैं, बट बसेस में भी हमको और करना पड़ेगा। और तीसरा है इम्प्रूव, कि हमको फ्यूल टेक्नोलॉजी, अगर 20 साल पहले देखें दिल्ली ने CNG में सारा ट्रांजिशन किया था, बस से तो ऑटो रिक्शा, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक भी हैं। सो कैन वी स्टार्ट एक्सेलरेटिंग दैट शिफ्ट, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है। अमित, हम जो कुछ 20 देर साल पहले थी। सोनम वांगचुक से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लेह लद्दाख में भी इस तरह के व्हीकल्स की डिमांड होती है। बड़े शहरों के लिए नहीं है ये, बिल्कुल। हर गली नुक्कड़ या फिर छोटे गांव देहात या फिर ऊंचाई पर बसे शहरों के लिए भी इस वक्त की सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत बहुत यही है। इंपॉर्टेंट जरूरत है। और अभी तक हम खाली फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे थे, यानी हम पैसा दे रहे थे कि OEMs को अपने इलेक्ट्रिक कार बेचें या उपभोक्ता कार खरीदें या टू व्हीलर खरीदें। अब हमें रेगुलेशन लाना पड़ेगा जिसमें हमें उनको मैंडेट करना पड़े कि एक सर्टेन पोर्शन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करें, जिससे कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होगी। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं और हम उसकी बात करेंगे कि क्लीन एनर्जी जो है वो कैसे मुमकिन है। तो आपको बता दें कि आज के दौर में जो कई तरह के बदलते हुए जलवायु की बहुत सारी जो वजह हैं, उसमें एक ये भी है कि नुकसान जो है वो पारंपरिक ऊर्जा से होने वाले उत्सर्जन से हुआ है। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ईंधन, ये तमाम इस्तेमाल होते हैं, तो उनका जो धुआं है वो पर्यावरण पर असर डालता है। इसलिए ज़रूरी है कि स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। और स्वच्छ ऊर्जा यानी ऐसी ऊर्जा जो या तो हरित या ग्रीन हो
और इस बार बार इस्तेमाल किया जा सके। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विभूति गर्ग, जो साउथ एशिया डायरेक्टर हैं IEEFA की। विभूति, क्या क्या तरीके हो सकते हैं क्लीन एनर्जी के लिए? ये शिफ्ट कितना देख पा रही हैं अभी आप, किस तरह का शिफ्ट हुआ है? आप देखेंगे इंडिया में जो बढ़ती आर्थिक विकास है उसके लिए हमें ऊर्जा की डिमांड और बढ़ती ही जा रही है, और अर्बन सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब ये विकास सतत तरीके से हो, हमें ये सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपने जैसे कहा थर्मल पावर प्लांट, जो कोयले से उत्पादित ऊर्जा से, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस और बढ़ती जा रही हैं, ये हमें कम से कम और लगानी चाहिए। इसकी बजाय जो हम कर सकते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, उससे उत्पादित ऊर्जा से हमें ये डिमांड मीट करनी चाहिए। और ना ही केवल यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स, बट रूफटॉप सोलर या रूफटॉप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स भी इसको लगा सकते हैं। इसके लिए हमें गवर्नमेंट पॉलिसी का बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। बिल्कुल। जनवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सूर्योदय स्कीम निकाली है। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है अगर हम ये सुनिश्चित करें कि ये पूरी तरीके से पॉलिसी अमल हो। थोड़ी सी दिक्कतें हैं, बट उन दिक्कतों को अगर हम एड्रेस कर पाएँ और इसको हम सोलर रूफटॉप को और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को अगर हम से हमारी डिमांड पूरी होए, उससे हम आप कह काफी रही कि हद ऑप्शंस कार्बन हैं और डाइऑक्साइड। सरकार थोड़ा और पुश करे तो ये अडॉप्ट भी और आसानी से घरों में, छोटे शहरों में हो सकते हैं। कार्तिक गणेशन, डायरेक्टर CEEW के हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, और साथ ही अनुरुद्ध सारस्वत जो को फाउंडर हैं ओरियाना पावर के। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में। कार्तिक, जो बात विभूति करी इसको मैं और आगे बढ़ाती हूँ। जो दर्शक इस वक्त हमको देख रहे हैं, हम आज क्योंकि बात कर रहे हैं सुझावों की, प्रॉब्लम्स हम सबको पता है, एमिशंस हैं, किस तरह से एमिशंस हो रहे हैं हमारे, और किस तरह से हमारा जो कवर है वो बर्बाद हो रहा है। लेकिन सोलर पैनल्स इस वक्त ऑप्शन है आम घरों के लिए, आम दर्शकों के लिए? बिल्कुल है। शहरी, खास करके शहरी इलाकों में जहाँ पे बिजली की जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं हो पा रही। जैसे आप देखेंगे अभी राजस्थान में रात में 8 बजे से लेकर 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक अभी पावर कट का चल रहा है इंडस्ट्रियल एरियाज में, क्योंकि जहाँ पे शहरों में उनको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, वो पूरा करने के लिए उनको कहीं ना कहीं आउटेज भी ज़रूरी पड़ता है। और इसके लिए दिल्ली जैसे शहरी इलाकों में, नहीं तो मुंबई सुन लीजिए, जहाँ पे टैरिफ्स जो हैं घरेलू जो होते हैं लगभग 7 रुपये से लेकर 11 रुपये तक, उस दाम पे तो आपको, अगर आप अपने बिल्डिंग में, अपने घर के ऊपर भी सोलर पैनल लगवा देंगे तो आपको वो फायदेमंद ही होगा। पर ये जो है ना ही बस अर्बन एरियाज में ज़रूरी है, खास करके रूरल एरियाज में भी। अभी प्रधानमंत्री ने जो न्यू स्कीम भी शुरू किया था उसके लिए कि लगभग 10 करोड़ घरों में, 1 करोड़ घरों में, 1 करोड़ घरों में लगभग 3 किलोवाट तक का कनेक्शन जो लगा सकता है, इससे लोगों को 300 यूनिट प्रति महीने मिल सकता है उनके कंजम्पशन के लिए। वैसे भी स्कीम्स हैं जिनसे जो हाउ डज वन रीच टू दीस स्कीम्स, लाइक जो जानता नहीं है, जो डिटेल इसके बारे में। इसके लिए वैसे एक साइन अप भी था जहां पे बताया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर से कि लगभग उनके सारे साइन अप्स आ गए थे, कि 1 करोड़ लोगों ने साइन अप भी कर लिया था इस स्कीम के लिए। अभी रोल आउट की जरूरत है। मतलब इसमें यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़ा सा सेंट्रल सब्सिडी से आएगा, थोड़ा स्टेट सब्सिडी से आएगा, थोड़ा तो ग्राहक को भी देना पड़ेगा। लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ऐसे बिल्कुल। कोई लगाना चाहे इंडिविजुअल लेवल पे तो कितनी कीमत इसकी होती है? थोड़ी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की अगर बात कर लें कि आप बताएं कि क्या हो पा रहा है अनिरुद्ध, क्या लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं? उनके लिए आसानी है क्या? अगर मैं सोलर पावर पे आज शिफ्ट करना चाहूँ तो कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या होता है इसमें? सोलर पावर एक ऐसी चीज़ है जो इजीली अवेलेबल है, राइट? जी, जी। एक छत पे उतनी एनर्जी बरसती है जो हम पूरे साल भर यूज़ कर सकते हैं। इतना पानी बरसता है कि हम उसको पूरे साल भर पी सकते हैं, सालों तक पी सकते हैं। लेकिन हम उस सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज़ देयर, पानी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। सोलर में आज की डेट में सोलर की पावर इसलिए यूज़ नहीं हो रही है कि वो सस्ती है कोयले से। कोयले की पावर आज की डेट में महंगी है। इंडस्ट्री में 9 रुपये यूनिट है, किसी किसी स्टेट में 12 रुपये भी है। सोलर में क्या है? सोलर में आज की डेट में अगर आप अपनी कॉस्ट से लगाते हैं
तो आपको मात्र 1.5 रुपए, पौने 2 रुपए, 2 रुपए बिजली पड़ेगी। बताइए तो कितना सस्ता, बिजली कितना का बिल सस्ता है? कितना कम हो जाएगा? आपका रेजिडेंशियल का जो नॉर्मल बिल आता है वो भी 5-6 रुपए यूनिट है, तो वो इतना सस्ता है। इंडस्ट्री में 9 रुपए यूनिट का रेट है और वहाँ पर हर तरह के बिजनेस मॉडल अवेलेबल हैं। जैसे हमारी कंपनी है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से लगाना चाहते हैं तब भी लगाने को तैयार है, आप हमारी इन्वेस्टमेंट से लगवाना चाहते हैं वो भी लगाने को तैयार है, आप ये बोलते हैं कि आप बैंक से हमारी फाइनेंसिंग करा दीजिए उसके लिए भी तैयार है। कंज्यूमर्स का दिमाग इतना खुल चुका है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आ रही है। जैसा अभी सर ने बताया कि 1 करोड़ घरों में सोलर लगने का है, आप पोर्टल पर रजिस्टर करिए, उसमें 78,000 रुपए सबसे सब्सिडी है, आपको बाकी बैंक फाइनेंसिंग कर रही है, पीएसयू ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, आपको अवेयर होने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन का फ्लो इज देयर। एक छोटा सवाल विभूति से करेंगे, वो जुड़ रही हैं लेकिन शायद उनको कहीं जाना है। विभूति, जो बड़ा सवाल है कि जो क्लीन एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो एक तरह से हम जो थर्मल पावर प्लांट्स को नकारेंगे और उसका जो एमिशन है वो भी बहुत हद तक कम होगा। तो हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि हम अगर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम इस वातावरण से कुछ कम भी कर रहे हैं अपनी इस चॉइस से। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि डिमांड तो बढ़ रही है, इंडिया के पास अपना कोयला है, तो पहला हमारा हमेशा ये एनर्जी सिक्योरिटी को लेके हमेशा यही रहेगा कि हम अपनी जो हमारे खुद के देश में उत्पादन ऊर्जा हो सकती है हम उसी को करें। तो कोयला एक नॉर्मल, डेफिनेटली एक नॉर्मल चॉइस हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, बट एट द सेम टाइम वो सस्टेनेबल नहीं है। उसका जो कॉस्ट है, अभी हम कॉस्ट की बात कर रहे थे, कितना टैरिफ बढ़ रहा है, ये एक्सपेंसिव होता जा रहा है, वो इन्फ्लेशनरी है। बट जबकि हम ये देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन से सोलर और विंड के प्राइस गिरे जा रहे हैं। अगर हमें फाइनेंसिंग मिल जाए, जो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो अभी बहुत ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, बिकॉज रिस्क थोड़े से उसमें ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी रिस्क अब रहा नहीं है लेकिन ऑफ टेकर रिस्क है। ये सब अगर हम इश्यूज एड्रेस कर लें, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम हो जाए और अपनी जो नई डिमांड है और जो एग्जिस्टिंग डिमांड है उसको अब रिन्यूएबल एनर्जी की उससे पूरी करें, यही आगे सस्टेनेबल वे में उस डिमांड को पूरी करने का छोटा सा एक लोगों के समझने के लिए सवाल मैं आपसे अनिरुद्ध पूछना चाहूंगी कि लोगों को उतनी ही सहूलत होती है सोलर एनर्जी से भी जितनी कि अदरवाइज आप बिजली से कभी भी ऑन कर लें, जैसे बरसात का दिन हो या जब धूप ना निकले, तो समस्या लोगों के दिमाग में ये है कि समस्या आएगी क्या, आप उतना कंज्यूम। आप ये समझिए सोलर पावर जो है वो आपके प्राइसेस है, जो आपका बिजली का बिल आता है उसको ऑफसेट करती है। सोलर से आपको डायरेक्ट चलाने के लिए बैटरी सिस्टम लगाना पड़ेगा, वो आज के डेट में थोड़ा महंगा है और डाउन द लाइन वो सस्ता हो जाएगा। लेकिन आज के समय में आप सोलर पावर यूज करें, अपने बिजली के बिल को घटाएं। और बिजली का बिल, जैसे अभी ये जो योजना आई है, ये योजना भी आपके वो यूनिट्स को फ्री करने के लिए आई है एंड यू कैन यूटिलाइज इट फॉर 25 years। आप पर्यावरण को नुकसान भी कम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इस वक्त तुरंत आप क्या कहेंगे, क्या सुझाव आप दे सकते हैं जिससे कि लोग इससे ज्यादा अपनाएं? सरकार को क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि लोगों को समझाना चाहिए कि जिस टैरिफ पे, जिस दाम पे हमें ग्रिड वाली बिजली मिल रही है वो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग रन में। क्योंकि यूटिलिटीज जो हैं, जो बिजली वितरण कंपनियां जो हैं, जो हमें बिजली बेचती हैं, वो लॉसेस में चल रही हैं खास करके। तो जितना से जितना कंजम्पशन हम अपने ही जो अभी हम कंज्यूमर कहलाते हैं उनको हम प्रोज्यूमर कहलाएंगे, क्योंकि हम अपने ही छत पे बिजली की प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस वजह से हम प्रोज्यूमर बन जाते हैं। जितना हद तक हम प्रोज्यूमर बन सकते हैं उतना हद तक बिजली कंपनी करें और कंज्यूम भी करें, तो उतना हद तक बिजली कंपनी पे जो बोझ है आज कि हर यूनिट बेचते हैं उनको कितना होता है, लगभग 60 पैसे से लेकर 80 पैसे तक उनको लॉस होता है, वो कम हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सोलर तो बिल्कुल जरूरी है हमारे लिए, और ग्रिड का जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना हमने ग्रिड से ले लिया उसके बाद तो ग्रिड रात को तो चाहिए हमें, तो उसको मेंटेन करके तो रखना ही है। और उसके लिए हमें ये प्लान करना होगा कि जब सोलर बिजली नहीं है तब कौन से स्रोत से हमें बिजली मिलेगा, उसके बारे में सोचना भी जरूरी है। स्टोरेज बैकअप उसकी होनी चाहिए, वो होगा तो मेरे ख्याल से लोगों के वैकल्पिक तरीके हैं उनके ऊपर शिफ्ट करना। इसमें सोलर भी है, विंड भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है, पर यहाँ हमारे इलाकों में सोलर जो है बहुत सस्ता और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास। धूप और गर्मी से लोग इतने परेशान रहते हैं, उसको इस्तेमाल कर लें